जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से हाहाकार मच गया। वहां चशोटी नाम के गांव में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आकर कई लोग तिनकों की तरह बह गए। इस भयानक हादसे में 45 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 120 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आई। प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक बादल फटने की घटना तब हुई जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु मचैल माता की धार्मिक यात्रा के लिए चशोटी गांव पहुंचे थे। चशोटी गांव यात्रा का पहला पड़ाव है, इसीलिए उस गांव में श्रद्धालुओं के कई टेंट थे, वहां कई दुकानें भी मौजूद थीं। लेकिन बादल फटने के बाद वहां आए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। अचानक पहाड़ के ऊपर से बेहिसाब पानी आया, जिसमें सब कुछ बह गया। देखते ही देखते वहां तबाही मच गई। पहाड़ से आते सैलाब और मलबे को देखकर सड़क पर खड़े लोग कांप गए। तुरंत वहां मौजूद पुलिस के जवान लोगों को पीछे हटाने में जुट गए। प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में कई श्रद्धालु आ गए, जो पलक झपकते ही सैलाब में समा गए। सड़कों का तो नामो निशान मिट गया। उस इलाके से गुजरने वाली एक सड़क बीच से बह गई और वहां पहाड़ से पानी तेजी से गिरता नजर आया। कुदरत का ये कहर किश्तवाड़ के चशोटी गांव पर टूटा। बादल फटने की घटना तब हुई जब चशोटी गांव में मचैल माता यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। गांव में श्रद्धालुओं की गाड़ियां और टेंट के साथ कई दुकानें मौजूद थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यात्रा शुरू होने से पहले ही उन पर आफत टूट पड़ेगी। लोगों के मुताबिक अचानक वहां बादल फटा और पहाड़ से आए सैलाब में पूरा इलाका तबाह हो गया और सैलाब में कई श्रद्धालु बह गए। जो बच गए वो दहशत से भर गए। चशोटी गांव में बादल फटने की इस भयानक घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। मचैल माता यात्रा हर साल अगस्त में होती है। किश्तवाड़ जिले में मौजूद मचैल माता का मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। हर साल हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहां आते हैं। इस यात्रा के दौरान चशोटी गांव तक श्रद्धालु गाड़ियों से पहुंचते हैं और फिर वहां से मचैल गांव तक 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन चशोटी गांव से पैदल यात्रा शुरू होने से पहले ही वहां आफत ने दस्तक दे दी। बादल फटा और वहां देखते ही देखते सैलाब आ गया। हर तरफ तबाही मच गई। पानी के तेज बहाव की वजह से नीचे से गुजरने वाली सड़क टूट गई। उसके बाद दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां फंस गए। हैरानी की बात यह रही कि सड़क टूट जाने के बाद भी कुछ श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर वहां से गुजरने की कोशिश करते नजर आए, जबकि वहां पहाड़ से लगातार पानी गिरता रहा। जरा सी गलती का मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठना था। बादल फटने की इस घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत मचैल माता यात्रा रोक दी। से मेरी यही अपील है कि आप पैनिक न हो और खासकर जो हमारे जो यात्रा करने आ रहे हैं वो यात्रा जो है अब अपनी यात्रा जो कैंसिल करें। इस भयानक घटना में बड़ी संख्या में श्रद्धालु घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा चशोटी गांव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस बचाव अभियान में जुट गई। उन लोगों की तलाश शुरू की गई जो बादल फटने के बाद पहाड़ से आए पानी में बह गए। और वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक चशोटी गांव में मचैल माता की धार्मिक यात्रा की वजह से वहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा था। अंदाजा यह लगाया गया कि जिस वक्त चशोटी गांव के ऊपर बादल फटा वहां करीब 300 लोग मौजूद थे। इसीलिए आशंका जताई गई कि कुदरत के इस कहर ने बड़ी संख्या में यात्रा के लिए आए श्रद्धालुओं को निगल लिया। खबर यह भी है कि वहां ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बल के कुछ जवान भी सैलाब में बह गए। मतलब किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद आए सैलाब में श्रद्धालुओं के साथ वहां ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बल के कुछ जवान भी इस आपदा का शिकार हो गए। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक चशोटी गांव के ऊपर बादल फटने की घटना हुई। इसके बाद पहाड़ी से इतनी तेजी से पानी नीचे आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सैलाब के सामने जो कुछ भी आया वो तिनके की तरह बह गया। लहरों की चपेट में आकर बड़े बड़े पेड़ अपनी जगह से उखड़ गए। लोगों के मुताबिक जिस वक्त चशोटी गांव में बादल फटने की घटना हुई उस वक्त वहां 200 से 300 के बीच श्रद्धालु मौजूद थे। जहां चशोटी लंगर लगता है वहां तो एट ए टाइम 200-300 बंदा होता है एट ए टाइम। इसी वजह से यह आशंका जताई गई कि पहाड़ से आए सैलाब में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बह गए और जो बच गए वो वहां से जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। कुछ लोग बच्चों को अपनी गोद में उठाकर वहां से भागते नजर आए। इसी तरह महिलाएं भी बच्चों को गोद में लेकर दौड़ती और रोती दिखाई दी। बाद में इस भयानक आपदा में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया।
प्रशासन ने बचाव अभियान में पूरी ताकत झोंक दी ताकि सैलाब में बहे लोगों को ढूंढा जा सके। हालांकि कुदरत का कहर सिर्फ किश्तवाड़ में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम और कुपवाड़ा में भी बरपा। वहां भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। उसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ गए। पहलगाम में तो हालात ऐसे हो गए कि वहां बरसाती नालों का पानी सड़कों तक आ गया और इसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वो संभल कर उस रास्ते को पार करते नजर आए। सड़क के दोनों तरफ तेज रफ्तार में पानी बह रहा था। इसकी वजह से उस सड़क पर भी नाले का पानी आ गया। ऐसे में लोगों को वहां से आने जाने में काफी दिक्कत हुई। इस दौरान कुछ लोग पैदल भी उस रास्ते को पार करने की कोशिश करते नजर आए। अचानक आई बाढ़ से वहां के दूसरे इलाकों का हाल भी ऐसा ही नजर आया। वहां भी पानी के तेज बहाव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि लोगों का अपने मकानों से निकलना तक मुश्किल हो गया क्योंकि वहां हर तरफ कीचड़ और मलबा जमा हो गया। पहलगाम के अलावा कुपवाड़ा में भी भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। वहां 2 लड़के एक उफनते नाले के बीचों बीच खड़े नजर आए। वो उस नाले को पार करने के लिए उतरे थे, लेकिन उसका तेज बहाव देखकर वो डर गए और नाले के बीच मौजूद पत्थरों पर खड़े हो गए। जानकारी के मुताबिक थोड़ी देर बाद वो दोनों लड़के सही सलामत उस नाले से बाहर आ गए। लेकिन कुपवाड़ा के ही तरह जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भी बाढ़ बारिश ने कोहराम मचा दिया। वहां मेढर में नदी नालों का पानी सड़कों पर आने से दहशत मच गई। वहां इतनी बारिश हुई कि नदी और नाले उफान पर आ गए। इसके बाद आसपास के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए और दूसरे इलाकों से उनका संपर्क टूट गया। मेढर से जम्मू जाने वाली सड़कें भी बंद कर दी गईं। यानी मेढर में बारिश आफत बनकर बरसी। वहां लगातार कई घंटों तक आसमान से पानी बरसा। इसका नतीजा यह हुआ कि पुंछ नदी और कई नाले उफान पर आ गए। उनका पानी आसपास के इलाकों में फैल गया। एक इलाके में नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लग गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसे देखकर लोग खौफ से भर गए। नदी में पानी का स्तर बढ़ने से पुल के दोनों तरफ लोग फंस गए। सैलाब को देखकर कोई भी पुल को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। पुंछ में भी बारिश का तांडव दिखाई दिया। वहां नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद किनारे बने कई मकानों पर खतरा मंडराने लग गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने वहां रहने वाले लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है इस बिल्डिंग में जिनकी भी गाड़ियां हैं, जो भी लोग हैं, यहाँ से हट जाइए। पानी कभी भी आपकी तरफ आ जाएगा। पुंछ में भी नदी का रौद्र रूप नजर आया। नदी का पानी कई पुलों के ऊपर से बहता दिखा। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि पुंछ के अलावा राजौरी, रियासी, उधमपुर, डोडा और जम्मू समेत कई दूसरे इलाकों में अगले 2 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। इस बीच लखनऊ में भारी बारिश के बाद सड़क धंसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। लखनऊ में भारी बारिश के बाद अलीगंज इलाके में एक सड़क धंस गई और सड़क धंसने की वजह से एक बड़ा गड्ढा हो गया। इसकी जानकारी मिलने पर नगर निगम की टीम ने वहां से गाड़ियों के गुजरने पर रोक लगा दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गईं। इसकी वजह से नदियों का पानी आसपास मौजूद इलाकों में फैल गया। हालात बिगड़ते देख जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को सलाह दी कि बहुत जरूरी होने पर ही वो घर से बाहर निकलें। उत्तर प्रदेश के एटा में भारी बारिश की वजह से एक मकान की छत गिर गई और उसमें रहने वाले 4 लोग दब गए। इसके बाद कुछ गांव वालों ने उन लोगों को निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। इधर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी आसमान से आफत बरसी। दावा किया गया कि वहां भी बादल फटने की घटना हुई क्योंकि किन्नौर के पूह इलाके में अचानक पहाड़ों से बहुत तेज रफ्तार से पानी नीचे की तरफ आया। जानकारी के मुताबिक वहां बादल फटने के बाद अचानक होजो नाम के एक बरसाती नाले में बाढ़ आ गई। इस दौरान वहां सड़क बनाने के काम में जुटे आईटीबीपी के जवानों की जान पर बनाई क्योंकि किन्नौर के पूह इलाके में पहाड़ों से वो पानी इतनी तेज रफ्तार से नीचे आया कि किसी को संभलने का वक्त ही नहीं मिला। सेकंडों में उस सैलाब ने पहाड़ के उस पूरे इलाके को डुबो दिया जहां सड़क बनाने का काम जारी था। जब वहां बादल फटा और तबाही आई तब आईटीबीपी के कई जवान और भारी भरकम मशीनें पहाड़ की तलहटी में मौजूद थीं। जैसे ही सैलाब आया, ऊंचाई पर खड़े लोगों ने सीटियां बजाकर नीचे मौजूद लोगों को वहां से निकलने का इशारा किया। सही वक्त पर खतरे का सिग्नल मिल जाने से वहां मौजूद मजदूरों और आईटीबीपी के जवानों की जान तो बच गई, लेकिन उनकी भारी भरकम मशीनें खिलौनों की तरह बह गईं। बादल फटने के बाद आया सैलाब उन्हें पलक झपकते ही लील गया। बहुत पानी हो गया, पूरी कंपनी पानी में बह गई। वहां पहाड़ों से इतनी तेजी से पानी आया कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया।
वहां मौजूद पीडब्ल्यूडी विभाग के 2-3 कैंप भी इस बाढ़ की चपेट में आकर बह गए। और इसी तरह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी कुदरत का कहर टूटा। वहां रामपुर इलाके में अचानक बादल फट गया, जिससे वहां तबाही मच गई। आसमान से वहां इतना ज्यादा पानी बरसा कि वहां बहने वाली एक नदी में सैलाब आ गया और उसकी उफनती लहरों ने वहां हाहाकार मचा दिया। नदी के किनारे मौजूद कई मकान और रेस्टोरेंट उसकी चपेट में आ गए। नदी के ऊपर बने पुल और आसपास मौजूद सड़कों का नामो निशान मिट गया। राहत की बात यह रही कि बादल फटने की इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन बादल फटने के बाद वहां बहने वाली नदी रौद्र रूप में आ गई। उसकी भयानक और उफनती लहरों को देखकर लोगों की सांसें अटक गईं, क्योंकि नदी की विकराल लहरें सब कुछ तबाह करने के लिए आगे की तरफ बढ़ती नजर आईं। देखकर ऐसा लगा जैसे नदी की उफान मारती लहरें आसपास के पूरे इलाके को निगल जाएंगी। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। नदी के किनारे मौजूद ज्यादातर मकान और रेस्टोरेंट उफनती लहरों में घिर गए। लोगों की आंखों के सामने उत्तराखंड के धराली में आई आपदा का मंजर तैरने लगा। जिस तरह से खीरगंगा नदी ने बादल फटने के बाद धराली गांव को निगल लिया था, ठीक उसी तरह शिमला के रामनगर इलाके में बहने वाली नदी ने वहां तबाही मचानी शुरू कर दी। बस स्टैंड में सारे में पानी घुस गया था, अभी कम हो गया थोड़ा, लहरें अभी और आ रहा है। लोगों को उफनती लहरों में मकानों के गिरने और बह जाने का डर सताने लगा। राहत की बात यह रही कि नदी के किनारे बने मकान और रेस्टोरेंट किसी तरह बह जाने से बच गए। इस दौरान पास की एक पहाड़ी पर कुछ लोग खड़े नजर आए, जो बादल फटने के बाद नदी में आए सैलाब को देखकर बुरी तरह सहम गए, क्योंकि रामपुर इलाके में बहने वाली बरसाती नदी ने वहां भयंकर तबाही मचा दी। रात भर चली बारिश के बाद उसमें ऐसा उफान आया कि नदी ने रामपुर के बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया। मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि नदी के किनारे बसा शहर कुछ ही घंटों में नदी में समाने की कगार पर पहुंच गया, क्योंकि शिमला के रामपुर में बहने वाली उस बरसाती नदी ने मानो अपना मुंह मोड़ लिया और वो रामपुर में तबाही मचाने निकल पड़ी। नदी के पानी ने रामपुर के करीब करीब सभी मकानों और दुकानों पर कब्जा जमा लिया। कई मकान आधे से ज्यादा डूब गए, उनमें लगे खिड़की दरवाजे सैलाब में बह गए। कई दुकानों को तो ये सैलाब तिनके की तरह अपने साथ बहा ले गया। जाते जाते आधे रास्ते से देखा दुकान के साथ आ गई। मेरे को ये पता नहीं है कि भाई दुकान मेरी है नहीं है। नदी के रौद्र रूप के आगे प्रशासन के अधिकारी बेबस नजर आए। हालांकि अधिकारियों और वहां के नेताओं ने जल्द से जल्द वहां के रास्तों को दुरुस्त कराने का काम शुरू कर दिया। एक्सप्लोर करने में कैसे जो है रास्ता बनाया गया है, क्योंकि जो पुल है इसको रिपेयर करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। प्रशासन ने दावा किया कि खतरे को देखते हुए रामपुर समेत आसपास के इलाके के लोगों को एक रात पहले से ही वहां से निकालने का काम शुरू कर दिया गया था। इसके अलावा लोगों के नदी के आसपास जाने पर भी रोक लगा दी गई थी, क्योंकि बारिश के बीच जमीन धंसने और पहाड़ खिसकने के मामले भी बढ़ गए। शिमला में भारी बारिश के बाद कई जगहों से पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आई। कुछ सड़कों पर तो पहाड़ से इतना ज्यादा मलबा गिरा कि वहां गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि उन सड़कों पर सिवाय मलबे के कुछ और नजर ही नहीं आया। वहां के एक इलाके में 6 से 7 गाड़ियां मलबे में दबी दिखाई दी। कुछ गाड़ियों के पहिए मलबे में धंस चुके थे, वहीं कुछ गाड़ियां तो पूरी की पूरी ही मलबे से ढक गईं। उनमें एक गाड़ी की सिर्फ छत मलबे के बाहर दिखाई दी। पहाड़ खिसकने से वहां चारों तरफ कीचड़, टूटी हुई लकड़ियों और कचरे का ढेर लग गया। इसके अलावा वहां के सरकारी अस्पताल के पास भी पहाड़ खिसकने की वजह से मलबा जमा हो गया। वहां खड़ी कुछ गाड़ियां भी मलबे की चपेट में आने से बर्बाद हो गईं। लगातार पानी भी बहता नजर आया। भारी बारिश के बाद शिमला के कई इलाकों से पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आईं। इसके बाद वहां की कई सड़कें बंद कर दी गईं। ऐसे में वहां से गुजरने वालों को काफी परेशानी हुई। इसके अलावा जगह जगह पहाड़ खिसकने से वहां भारी नुकसान भी हुआ। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मनाली में कई सड़कों पर पानी भर जाने से उन पर गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 2 मुख्य रास्तों को बंद कर दिया गया। एक रास्ता पानी भर जाने की वजह से बंद कर दिया गया, जबकि दूसरा रास्ता एक ट्रक पलटने से बंद हो गया। इसके बाद सेना के लिए सड़क बनाने वाले संगठन BRO ने रास्तों को दोबारा खोलने का काम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में मलबा आने से बंद हुए हाईवे को खोल दिया गया। किन्नौर पुलिस ने हाईवे के खुलने की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। प्रशासन ने ताकत झोंकते हुए मजदूरों के साथ मशीनें लगाकर हाईवे पर जमा मलबे को हटवाया। उत्तर प्रदेश के बलिया में जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ राहत सामग्री बांटी। आंकड़ों के मुताबिक 176 गांवों के करीब 24,000 लोगों को राहत किट बांटी गई। इसके अलावा मकानों में फंसे 1 लाख से ज्यादा लोगों को खाने के पैकेट भी भिजवाए गए। प्रदेश में सर्वाधिक बाढ़ राहत किट हमने बांटी है।
दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी जोरदार बारिश हुई। वहां सड़कों और गलियों में जगह जगह घुटनों तक पानी भर गया। इस दौरान स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कैसे जाऊंगी, बहुत पानी भरा हुआ है, जूते भी भीग गए मेरे। इधर देश की राजधानी दिल्ली कुछ ही घंटों की बारिश से बेहाल हो गई। कई इलाके पानी में डूब गए। इसी दौरान दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक भारी भरकम पेड़ के गिरने से एक आदमी की मौत हो गई। इस घटना को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप उठा, क्योंकि भारी बारिश के बीच सड़क किनारे मौजूद वो पेड़ जड़ समेत उखड़ गया। लेकिन ठीक उसी वक्त एक मोटरसाइकिल और कार वहां पहुंच गई और वो भारी भरकम पेड़ टूटकर उनके ऊपर गिर गया। पेड़ के नीचे वाला हिस्सा मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति के सिर पर गिर गया। इसकी वजह से वो व्यक्ति और उनकी बेटी बुरी तरह उस पेड़ के नीचे फंस गए। इस खौफनाक हादसे को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वहां आसपास मौजूद लोग उनकी मदद करने के लिए दौड़ पड़े और उन्हें उस पेड़ की जद से निकालने की कोशिश करते दिखे, लेकिन वो पेड़ इतना भारी था कि उन्हें निकाल पाना मुश्किल हो गया। दिल दहला देने वाला यह हादसा दिल्ली के कालकाजी इलाके में पारस चौक के पास हुआ। हादसे से पहले सड़क से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं। भारी बारिश के बाद उस सड़क पर जैम जैसे हालात हो गए और इस वजह से लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते दिखे। तभी अचानक वो बड़ा पेड़ टूट गया और वो मोटरसाइकिल और एक कार उसकी चपेट में आ गई। हालांकि कार कुछ सेकंड बाद वहां से निकल गई, लेकिन मोटरसाइकिल सवार लोग पेड़ के नीचे ही फंसे रह गए और इसकी वजह से बाइक चला रहे व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी की हालत गंभीर बताई गई। इस खौफनाक हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और दिल्ली के नगर निगम एमसीडी के कई कर्मचारी वहां पहुंच गए और उन दोनों को अस्पताल पहुंचाने के बाद उस पेड़ को वहां से हटाने में लग गए। इसके लिए दिल्ली के नगर निगम एमसीडी की तरफ से खुदाई करने वाली मशीन मंगवाई गई। साथ ही उस पेड़ के कई हिस्सों को काट कर हटाना शुरू किया गया। इस दौरान आसपास की इमारतों पर गिरे पत्तों को भी हटाया गया। जब बहुत तेज बारिश दिल्ली भर में हो रही थी तो पानी का बहाव भी लगातार बढ़ रहा था और ये जो जगह जहां पर मैं फिलहाल आपको दिखा रही हूँ स्पॉट, यहाँ पर ये पेड़ की जड़ें थी। दिल्ली के कालकाजी इलाके में सड़क पर पेड़ गिरने के बाद वो रास्ता बंद हो गया। इसके अलावा हादसे की वजह से उस इलाके में दहशत मच गई। मुझे पानी का बहुत तेज बहाव था। बारिश का बहुत ज्यादा बहाव था। काफी घुटनों से नीचे नीचे पानी था। उस बहाव की वजह से ये पेड़ नीचे गिरा। उन लोगों के मुताबिक वो पेड़ कई साल पुराना था और बारिश की वजह से उसकी जड़ें कमजोर हो गई थी। पूरा पेड़ उस पर गिरा पड़ा था और वो उनको मौका ही नहीं मिला बचने का, बिल्कुल मौका नहीं मिला बचने का। अचानक ही इतना बड़ा हादसा हो गया। हालांकि काफी देर की मेहनत के बाद नगर निगम की टीम ने पेड़ की लकड़ियों को काट कर उसे सड़क से हटा दिया और दोबारा रास्ता खोल दिया। लेकिन बारिश के बीच कालकाजी की ही तरह दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। कुछ इलाकों में तो सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। इस बीच रास्तों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई। ऐसे में सबसे ज्यादा मुसीबत उन लोगों की बढ़ी जिन्हें दफ्तर या दूसरे कामों से बाहर जाना था, क्योंकि दिल्ली में दिन निकलने से पहले जो बारिश शुरू हुई वो कई घंटों तक लगातार होती रही। कुछ सड़कें तो पानी से लबालब भर गईं। हालांकि इसके बावजूद उन पर गाड़ियों का आना जाना जारी रहा। बदरपुर मेहरौली रोड के डूबने के बाद भी उस पर बसें चलती नजर आईं, लेकिन डूब चुके रास्तों पर गाड़ियों को उतारना कई लोगों को भारी पड़ गया। पूरा घुटना स्कूटर डूब गया। मैं धक्का देके आ रहा हूँ बांध से। जोरदार बारिश के बाद जगह जगह जैम लग गया। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। लेट हो रहे हैं, मीटिंग है ऑफिस में, सीपी जा रहे हैं। अच्छा। बारिश की वजह से कितनी दिक्कत आ रही है, पानी भरा हुआ है, बसें नहीं आ रही हैं। दिल्ली के आईटीओ और प्रगति मैदान इलाके भी बारिश की मार से बेहाल हो गए। वहां लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जल जमाव जगह जगह पर हो चुका है। आप देखें कि इस समय प्रगति मैदान के ठीक सामने की तस्वीरें और इसी तरीके की दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्थिति है। दक्षिणी दिल्ली के रिहायशी इलाके चितरंजन पार्क में भी बारिश से कुछ जगहों पर कई फीट तक पानी इकट्ठा हो गया। इस बीच परेशानी तब और बढ़ गई जब पानी लोगों के मकानों में घुसना शुरू हो गया। हालांकि बारिश के बीच प्रशासन की टीमें भी लोगों की मदद में जुटी रहीं। जगह जगह जमा हुए पानी को पंप के जरिए निकालने का काम शुरू किया गया, लेकिन थोड़ी ही देर की बारिश ने दिल्ली की ऐसी हालत कर दी कि हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट भी बारिश की मार से बच नहीं पाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर वाली सड़कें पानी में डूब गईं। हाई कोर्ट के सामने वाली सड़क तो दिखाई देना बंद हो गई। यहाँ पर ये जो रोड है ये तालाब में तब्दील नजर आ रही है और पानी जो है वो देख सकते हैं आप कि मेरे पैर भी पूरे पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ियां भी जो है वो पानी के अंदर से ही डूबती हुई नजर आ रही है। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के सुब्रतो पार्क इलाके में भी बारिश का कहर दिखाई दिया। वहां आसमान से इतना पानी गिरा कि एक सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। हालांकि खतरे के बाद भी लोग पानी के बीच से गाड़ियां निकालते दिखे,
लेकिन मोटरसाइकिल और स्कूटर वालों को वहां से निकलना भारी पड़ गया, क्योंकि कई मोटरसाइकिलें बीच रास्ते में बंद हो गई। इसके बाद उन्हें धक्का देकर बाहर निकालना पड़ा। सुब्रतो पार्क की ही तरह पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई। वहां सड़कों के किनारे बने नालों के जैम होने से कई फीट पानी भर गया। हालांकि जानकारी मिलते ही फौरन प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई। उसने पंप लगाकर जमा हुए पानी को निकाल दिया। लेकिन बारिश ने सड़कों और गलियों की ही सूरत नहीं बिगाड़ी, बल्कि दिल्ली एम्स में भी पानी भर जाने से खलबली मच गई। वहां अस्पताल परिसर में कई फीट तक पानी इकट्ठा हो गया। इसकी वजह से मरीजों और उनके परिवार वालों पर आफत टूट पड़ी, क्योंकि दिल्ली एम्स में प्राइवेट वार्ड के बाहर हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे किसी नदी या नाले का मुंह अस्पताल की ओर मोड़ दिया गया हो। इस दौरान कुछ लोग अपनी पैंट घुटनों तक चढ़ाकर चलते दिखाई दिए। देश के सबसे बड़े अस्पतालों में एक दिल्ली एम्स के परिसर में पानी भर जाने से मरीजों और उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि अस्पताल के अंदर आने जाने के लिए वो पानी में उतरने को मजबूर हो गए। प्राइवेट वार्ड के नजदीक बनी पार्किंग भी जलमग्न हो गई। वहां खड़ी गाड़ियों के टायर पानी में डूबे नजर आए। इसके अलावा एम्स के सामने वाली सड़क के नीचे बने अंडरपास में भी बारिश का पानी घुस गया। वो अंडरपास किसी तालाब की तरह दिखाई दिया। वहां पानी भर जाने से लोगों का एक तरफ से दूसरी तरफ जाना मुसीबत बन गया। लेकिन मजबूरी में कुछ लोग वहां जमा गंदे पानी को भी पार करते नजर आए। 100 बात की एक बात यह कि क्या यह बेमौसम की बारिश हो रही है? बारिश का ही मौसम है ना, हर साल इसी टाइम होती है, नहीं होती है? ये नगर निगम में काम करने वालों को कैसे नहीं पता होता? पीडब्ल्यूडी में काम करने वालों को क्या इसी साल टिम्बकटू से दिल्ली ट्रांसफर हुआ है क्या उनका? हाल देखो, दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी राजधानी का हाल देखो। कुछ घंटों की बारिश में, कुछ ही घंटों की बारिश में ऐसा हाल हो जाता है जैसे यहां तो बारिश पहली बार पड़ी हो, इसलिए अधिकारियों की तैयारी नहीं थी। कर क्या रहे थे ये लोग बारिश से पहले तैयारियों के नाम पर? उतारो इन नाकारा लोगों की कुर्सियों पर लगे हुए सफेद तौलिए और बोलो इनको कि तौलिए डुबो डुबो कर पानी निकालें दिल्ली की सड़कों से। ऐसे दिखा रहे हैं जैसे बारिश की उम्मीद नहीं थी इनको। पता नहीं कहां से पानी आ गया है जो दिल्ली डूब गई है। नाले साफ करवाना, पानी की निकासी देखना जिन सरकारी अधिकारियों का काम था, उनको किस बात की तनख्वाहें दी जा रही हैं? पब्लिक के पैसे से। प्राइवेट आदमी को काम देते तो उसकी पेमेंट काट देते ना, आप नहीं काटते। तो इन लोगों को तनख्वाहें क्यों मिलती रहती हैं, चाहे काम हो या ना हो? नालों की सफाई के लिए पैसा नहीं था क्या बजट में? देश की राजधानी के बजट में पैसा नहीं था क्या? था तो कहां गया पब्लिक का पैसा? पहले जो पैसा लिया था उसका जवाब देना, उसका जवाब देने को कहो इन अधिकारियों को, उसके बाद मांगना अगले साल का टैक्स। करेंगे ये अधिकारी लोग ऐसा? पब्लिक से पैसा ऐसे लेते हैं जैसे पब्लिक ने उनसे उधार ले रखा था और टाइम पर नहीं दिया, जबकि ये उस पैसे का कर क्या रहे हैं वो दिख रहा है। स्विमिंग पूल बना रहे हैं, सड़कों पर बना दिए इन्होंने स्विमिंग पूल। कोई प्लानिंग करने का विभाग होता है या नहीं होता है? क्या प्लान बनाया था बारिशों का सड़कों के लिए? क्या प्लान था? यह प्लान था आपका? यज्ञ करते हो क्या? यज्ञ करते हो बारिश ना पड़े, और पड़ जाए तो किसको दोष देना है? इंद्रदेव को। ये डीटीसी नई बसें क्यों खरीद रहा है? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन नई बसें क्यों खरीद रहा है? नावें खरीद लो ना, नाव खरीद लो, बोट ले लो। वेनिस बना दिया दिल्ली का पानी निकालने का काम देखने वालों ने। पूरा ही वेनिस बना दो, फिर बोट चला दो। गाएं हम भी अमिताभ बच्चन और जीनत अमान की तरह कि दो लफ्जों की है दिल्ली की कहानी, या है पोल्यूशन या सड़कों पर पानी। ये पब्लिक के पैसों पर पलने वाले सरकारी कर्मचारी जिनको ये देखना था कि पानी न जमा हो, उनको भेजो इन सड़कों पर और करवाओ इनसे नाले साफ। नहीं तो इसी पानी से उठाओ चुल्लू भर और डूब मरो उसमें। 100 बात की एक बात, इधर बिहार के मोतिहारी में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। बिहार के मोतिहारी में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जिले के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को गाड़ी चलाने में भी काफी परेशानी हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां के बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे किया। हालात का जायजा लेने के बाद सीएम ने राहत शिविरों की संख्या बढ़ाने और बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए भोजन और दवाइयों का इंतजाम करने का निर्देश दिया। बिहार के 10 जिलों में 25 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। वहां लगातार हुई भारी बारिश के बाद तीस्ता नदी में उफान आया और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया।
दिल्ली में सुबह से शुरू हुई जोरदार बारिश की वजह से कई इलाकों में लंबा जाम लग गया। सड़कों पर पानी भर जाने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। इधर बिहार में समस्तीपुर के जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक महिला और उनके पति के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई। इस लड़ाई में महिला के मायके वाले भी कूद पड़े। उन्होंने भी लात घूंसों की बारिश कर दी। महिला का नाम नूतन कुमारी बताया गया, जो सरकारी स्कूल में टीचर हैं, जबकि उनके पति लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर बताए गए। दोनों के बीच लंबे वक्त से कलह चल रही है। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है क्योंकि नूतन ने अपने पति शशि भूषण और उनके परिवार पर दहेज मांगने का आरोप लगाया। यही नहीं, नूतन के मुताबिक उनके पति शशि भूषण के दूसरी महिलाओं से भी रिश्ते हैं, जबकि शशि भूषण का दावा है कि शादी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी नूतन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया, इसीलिए वो टीचर बन पाई। लेकिन शशि भूषण के मुताबिक टीचर बनने के बाद नूतन पूरी तरह बदल गई। उन्होंने नूतन पर किसी दूसरे आदमी से अवैध संबंध रखने का भी आरोप लगा दिया। इस झगड़े की वजह से ही नूतन और उनके पति अलग अलग रह रहे थे। इसी बीच कोर्ट में उन्हें समझौते के लिए बुलाया गया, लेकिन दोनों पक्षों ने आरोप लगाया कि कोर्ट के बाहर ही उनके साथ मारपीट की। मारपीट में घायल होने के बाद वो जिला अस्पताल पहुंच गए, लेकिन उनकी वहां भी भिड़ंत हो गई। नूतन कुमारी और उनके मायके वालों ने मिलकर उनके पति शशि भूषण की पिटाई कर दी। कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, शशि भूषण को उनकी पत्नी और ससुराल वालों से अलग किया, लेकिन ऐसा होते ही शशि भूषण ने हमला बोल दिया। समस्तीपुर जिला अस्पताल के परिसर में हुई इस मारपीट से लोग सन्न रह गए। बताया गया कि वहां की पंजाबी कॉलोनी की रहने वाली स्कूल टीचर नूतन और उनके पति शशि भूषण काफी समय से अलग रह रहे थे। उनका कोर्ट में केस भी चल रहा है। इसको चाहिए मेरा 1.5 कट्ठे का जमीन, जिसके लिए कि मेरे मम्मी पापा तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, नूतन के मुताबिक उनके पति शशि भूषण के दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध है। हालांकि शशि भूषण ने भी अपनी पत्नी पर इसी तरह के आरोप लगाए। शशि भूषण का दावा है कि उन्होंने पत्नी की पढ़ाई का खर्च उठाकर उन्हें टीचर बनाया, लेकिन बाद में वो बदल गईं। अलग होना चाहती है, 30,40,000 रुपया के लिए डिमांड कर रही है। एक बेटी है 1 साल का बेशर्म है, बेटी का उसको ख्याल नहीं है। पढ़ा लिखा के टीचर बनाए, हम 30 लाख रुपया जमीन बेच के दे क्या? अस्पताल में हुई मारपीट के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। उधर मध्य प्रदेश के आगर मालवा में पुलिस ने फिल्म पुष्पा की तर्ज पर टैंकर के जरिए शराब की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने दावा किया कि उसने तेल से भरे टैंकर के अंदर भारी मात्रा में छिपाई गई शराब की बोतलें जब्त कर ली। बरामद की गई शराब की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई। पुलिस ने इस टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और गिरोह में शामिल दूसरे तस्करों की तलाश में जुट गई। पुलिस के मुताबिक शराब की बोतलों से भरा वो टैंकर चंडीगढ़ से गुजरात भेजा जा रहा था, लेकिन इस बीच खुफिया जानकारी मिलने पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर उसे जब्त कर लिया। और जब पुलिस ने उस टैंकर की तलाशी ली तो उसके होश उड़ गए। तेल से भरे उस टैंकर के अंदर शराब की 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों पेटियां छिपाकर रखी गई थी, ठीक उसी तरह जैसे फिल्म पुष्पा में दिखाया गया था। फर्क इतना था कि फिल्म में लाल चंदन की तस्करी को दिखाया गया था, तो वहां शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक शराब की पेटियों को छिपाने के लिए टैंकर के अंदर कई तहखाने बनाए गए थे ताकि जब उसकी तलाशी ली जाए तो कुछ ना मिले। लेकिन दावा किया गया कि पुलिस को पक्की खबर मिली थी। इसके बाद ही चेकिंग अभियान चलाकर उस टैंकर को पकड़ लिया गया। पुलिस ने इस गिरोह में कई राज्यों के तस्करों के जुड़े होने का अनुमान लगाया। उस पूरे चैनल को हम लोग जो है इसको पूरा ट्रैक कर रहे हैं और इसमें अंतिम जो इसके अंदर आरोपी होगा, जिसने इनको ये अवैध सामान दिया है, उस तक हम लोग पहुंचेंगे। इस मामले में पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वो राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला बताया गया। पुलिस के मुताबिक शराब की बोतलों से भरे टैंकर को गुजरात भेजने की तैयारी थी। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दावा किया गया कि विकेश नाम के 16 साल के लड़के ने ऑनलाइन गेम में हजारों रुपए हारने के सदमे में आकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक ग्वालियर के नजदीक ही शिवपुरी के हाथोद के रहने वाले विकेश ऑनलाइन गेम खेलते हुए करीब 35,000 रुपए हार गया था। आशंका जताई गई इसी के दबाव में आकर वो अपने घर से भागकर ग्वालियर के डबरा चला गया और फिर वहां जाकर उसने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। विकेश नाम के उस नाबालिग का शव डबरा स्टेशन के नजदीक ट्रेन की पटरी पर मिला। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर दावा किया कि ग्वालियर के पास शिवपुरी के हाथोद का रहने वाला वो लड़का ऑनलाइन गेम खेलते हुए करीब 35,000 रुपए हार गया था। आशंका जताई गई कि इसी के बाद वो अपने घर से एक रात पहले ग्वालियर के लिए निकल पड़ा था और इसके बाद उसने डबरा स्टेशन पहुंचकर ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। कोई ऑनलाइन गेम में लगभग 35,000 रुपए हार गया था
इसके बाद इस मानसिक रूप से हताश होने के बाद इस लड़के ने डबरा के पास में ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी। बताया गया कि कुछ लोगों को विकेश का शव ट्रेन की पटरियों के पास मिला था। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने दावा किया कि शव की पहचान 16 साल के विकेश के तौर पर की गई और इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को शेल्टर होम में डालने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मचे घमासान के बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फैसले का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि जो लोग पशु प्रेमी बनकर आवाज उठा रहे हैं उनमें बड़ी संख्या में लोग मांसाहारी हैं। हालांकि इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। राजस्थान के कोटा में पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट से दहशत मच गई। वहां पेट्रोल भरवाने आए कुछ लोगों की पेट्रोल पंप कर्मचारियों से बहस हो गई। इसके बाद उन्होंने लाठियों से उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीएचयू के तेलुगु विभाग के अध्यक्ष रामचंद्र मूर्ति को बुरी तरह पीटने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि बीएचयू के ही एक प्रोफेसर ने रामचंद्र मूर्ति की हत्या की सुपारी दी थी। इधर महाराष्ट्र के ठाणे और नागपुर के बाद दिल्ली में भी जन्माष्टमी के दिन मीट की दुकानें बंद रखने की अपील पर बवाल मच गया। दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने मीट की दुकानें चलाने वालों से यह अपील की कि वो जन्माष्टमी के दिन अपनी दुकानें न खोलें। और दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने यह दलील दी कि दिल्ली के लोग सभी धर्मों के त्योहारों का आदर करते रहे हैं। उन्होंने अपील की कि जन्माष्टमी के बाद जैन धर्म का भी त्योहार पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ दिन तक मीट की दुकानें बंद रखने की मांग की। कुछ दिनों के लिए जब तक त्योहार हमारे हैं तब तक मीट की दुकानें बंद की जाए या ऐसा बनाया जाए कि किसी को इसमें कोई दिक्कत ना हो। इस अपील के बाद बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने उनका साथ दिया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अपील का असर ना हुआ तो उनके समर्थक दिल्ली में मीट की दुकानें ठीक वैसे ही बंद करवाएंगे जैसे सावन के महीने में करवाई गई थी। सबसे बात करेंगे, फतवा पास करेंगे, वहां पर पूरी दिल्ली में चेक करेंगे। हमारे वॉलंटियर जैसे पहले घूम रहे थे। दिल्ली नगर निगम के मेयर की इस अपील के बाद दिल्ली में सियासी बवाल शुरू हो गया। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा की चेतावनी ने इस आग को भड़काने में घी का काम किया और इस मुद्दे पर देखते ही देखते दिल्ली में सियासी जंग शुरू हो गई। इस पर आम आदमी पार्टी ने भी निशाना साधा। इसके अलावा ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष तो इस पर बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने दिल्ली के मेयर की इस अपील का खुलकर विरोध किया। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने जन्माष्टमी और जैन समुदाय के त्योहार पर मीट की दुकानें बंद करवाने के फैसले पर ऐतराज जताया। आपके तो साल में 50 त्यौहार हैं, फिर तो ये कहिए ना कि मीट की दुकानें बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की सरकार में मंत्री रह चुके सौरभ भारद्वाज ने भी इस मुद्दे पर दिल्ली नगर निगम के मेयर को घेरा। उन्होंने दिल्ली के मेयर से यह सवाल कर दिया कि क्या ये नियम बड़े होटल और रेस्टोरेंट पर भी लागू होगा। अगर 5 स्टार होटल परोसेंगे तो फिर आप दुकानों पे कैसे रोक लगा सकते हैं। ऐसा ही हंगामा एक दिन पहले महाराष्ट्र में भी मचा था। वहां भी ठाणे और नागपुर समेत कई शहरों में जन्माष्टमी के त्योहार को देखते हुए 15 अगस्त के दिन मीट की दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया। सौ बात की एक बात यह कि त्योहारों के नाम पर अभी मीट की दुकानें बंद हो रही हैं, तो क्या लहसुन और प्याज भी नहीं मिलेंगे? वो भी बंद करा दो। मांस मछली खाने वालों के खाने पर रोक लगाने की कहानी आखिर कहां तक जाएगी? पहले महाराष्ट्र में कुछ नगर निगमों ने जन्माष्टमी पर मीट की दुकानें बंद करने की बात की तो बवाल हो गया। अब दिल्ली में भी यही शुरू हो गया। हालांकि अभी ये कह रहे हैं कि दिल्ली में अपील है। अपील का क्या मतलब? गुजारिश है। इस अपील के नाम पर जो छोटे मोटे नेता टाइप के लोग आ जाते हैं दुकानें बंद करवाने, उनका क्या करना है? जो विधायक जी कह रहे हैं वॉलंटियर हैं उनके, वो जाएंगे, वो अपील करने जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले सावन पर भी यही था। ऐसे तो त्योहार चलते ही रहेंगे। नगर निगम को आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने थे, इतने सालों में वो हुआ नहीं। बारिश से पहले नालियां साफ करनी थी ताकि पानी ना जमा हो, वो तो काम हुआ है जैसा वो सबको दिख रहा है। और कोई काम हो ना हो, लेकिन त्योहार के नाम पर मांस मछली बंद करने का काम आपने मान लिया आपका है। क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये लोगों का पर्सनल मामला नहीं है। मांस मछली खाने वाले बहुसंख्यक हैं इस देश में, बार बार बताना पड़ता है। मांस मछली न खाने वाले अल्पसंख्यक हैं।
महाराष्ट्र में तो त्योहारों में मांस मछली खाई जाती है। खुद आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनके घर में खाते हैं। अब तो यह भी कह रहे हैं कि जन्माष्टमी के बाद जैन त्योहार भी हैं, तो प्याज लहसुन बंद कर देना है, वो बंद करा दो। प्याज लहसुन की दुकानें बंद करनी है, सब्जी वाले बंद कर दें। जैन त्योहार कह रहे हो ना आप, तो उसमें तो प्याज लहसुन भी नहीं खाना होता। मांस मछली क्यों बंद कर रहे हैं? आज मांस मछली की दुकानों की बात हो रही है, कल को क्या घरों में रोक लगेगी? रसोई की चेकिंग होगी क्या? घरों में न खाने की भी अपील होगी क्या? अपील, इसकी लिमिट क्या है? बंगाल के चुनाव में भी यही अपील रहेगी नेता लोगों की? आंध्रा में, तेलंगाना में, केरल में, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में ये अपील अलग अलग क्यों हो जाती है? रमजान में शराब बंद करने की अपील नहीं होगी? जैन त्योहारों पर प्याज लहसुन बंद करने की अपील नहीं होगी? या सिर्फ मांस मछली खाने वालों को ही अपवित्र माना जा रहा है? और कोई अपवित्र मान भी ले, उसकी मर्जी, लेकिन किसी सरकारी इकाई की सोच ऐसी कैसे हो सकती है जो किसी तरह का खाना खाने वालों को नीची नजरों से देखे? या नीची नजरों से देखना नहीं है कि आपको लगता है कि ये नीची नजरों से देखना नहीं है कि कोई अपने त्योहार पर वो नहीं खाता तो वो दूसरों को भी ना खाने दे? किसी के कुछ खा लेने से किसी और का त्योहार कैसे खराब हो जाएगा? उसके घर में जाकर थोड़ी खा रहे हैं, अपने घर में खाएंगे ना। ये ऊंच नीच वाली सोच कैसे नहीं है? और ऐसी सोच पब्लिक का काम करने वाली किसी इकाई की कैसे हो सकती है? 100 बात की एक बात। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीजेपी सांसद के समर्थकों पर एक टोल प्लाजा का बूम बैरियर तोड़ने और टोल कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप लगाया गया। मामला हंडिया टोल प्लाजा का। टोल कर्मचारियों के मुताबिक भदोही से बीजेपी सांसद डॉक्टर विनोद बिंद का काफिला वहां पहुंचा था, लेकिन टोल पार करते वक्त गलती से बूम बैरियर काफिले की एक गाड़ी पर गिर गया और इसी के बाद काफिले में शामिल गाड़ियों से सांसद के समर्थक उतरे और टोल कर्मचारियों पर टूट पड़े। जिस गाड़ी पर टोल प्लाजा का बूम बैरियर गिरा उस पर बीजेपी का स्टिकर लगा नजर आया। टोल पर वो गाड़ी रुकी, बूम बैरियर खुला, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी आगे बढ़ी बूम बैरियर दोबारा गिर गया। इसके बाद बूम बैरियर को तोड़ते वो गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन उस गाड़ी के पीछे मौजूद काफिले की दूसरी गाड़ियों से 10 से 12 लोग उतरे और टोल कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। एक व्यक्ति तो एक लाठी लेकर टोल बूथ के अंदर हमला करता दिखा। टोल कर्मचारियों पर थप्पड़ और घूंसे बरसाए गए। मारपीट के दौरान टोल कर्मचारी बुरी तरह डर गए। बीच बचाव करने आए टोल प्लाजा के सुरक्षा कर्मियों को भी पीटा गया। ये सब कुछ होता रहा, लेकिन काफिले में शामिल पुलिस वाले हाथों में हथियार लेकर वहां चुपचाप खड़े नजर आए। उन्होंने सांसद के समर्थकों को रोकने की कोशिश भी नहीं की। बवाल के बाद टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने हंडिया थाने में सांसद के समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। उधर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने वाली समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को अखिलेश यादव ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। पूजा पाल कौशांबी जिले की चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुनी गई थी। उनके पति राजू पाल की साल 2005 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप माफिया सरगना अतीक अहमद पर लगा था। हैरानी की बात यह कि जिस वक्त राजू पाल की हत्या हुई थी वो बीएसपी के विधायक थे, लेकिन बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूजा पाल ने माफिया सरगना अतीक अहमद का जिक्र करते हुए विधानसभा में योगी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ की, लेकिन विधानसभा में की गई सीएम की तारीफ उन पर भारी पड़ गई। अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी से निकाल दिया। समाजवादी पार्टी ने लेटर जारी कर इसकी जानकारी दी, लेकिन अपने खिलाफ हुई इस कार्रवाई को पूजा पाल ने सरासर गलत बताया। मैंने सदन में जो माफिया अतीक अहमद का नाम लिया, सिर्फ उस कारण मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया और कोई दूसरा कारण नहीं है। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को माफिया सरगना अतीक अहमद के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन ये बात समाजवादी पार्टी को चुभ गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। पूजा पाल पर की गई कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी से बगावत कर चुके विधायक मनोज पांडे ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला। तो पूरा समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आ गया। विधानसभा में सीएम की तारीफ करने से पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान भी पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी।
बात की एक बात यह कि समाजवादी पार्टी ने अपनी ही पार्टी की एमएलए को पार्टी से क्यों निकाल दिया, यह बात उस इलाके के लोग तो शायद समझ जाएं जहां से पूजा पाल आती हैं, लेकिन बाकी लोग शायद 20 साल पुरानी वो कहानी नहीं जानते। कहने को तो खबर सिर्फ इतनी है कि अखिलेश यादव की पार्टी ने अपनी ही एमएलए पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी थी। लेकिन कहानी बहुत पुरानी है। आज के प्रयागराज की कहानी, जिसको तब कहते थे इलाहाबाद, वो इलाहाबाद जहां सियासत, ताकत और अपराध का टकराव आम था। 20 साल पहले की बात है, साल 2005 का जमाना, जब इलाहाबाद की गलियों में महत्वाकांक्षा और धोखे की फुसफुसाहट गूंजती थी। मायावती की पार्टी बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी का भौकाल हुआ करता था। बीएसपी का एक नौजवान उभरता हुआ सितारा थे, राजू पाल। राजू एक साधारण घर से आए युवक थे। 2004 में इलाहाबाद पश्चिम सीट पर उपचुनाव हुआ। राजू पाल ने उसमें बड़ी जीत हासिल की। वो बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात यह थी कि राजू पाल ने हराया था एक ऐसे शख्स के भाई को जिसका नाम सुनकर ही वहां के लोग डरते थे, अतीक अहमद। राजू ने अतीक के छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को 4818 वोटों से हराया, जो अतीक और अतीक के परिवार के लिए बड़ा झटका था। क्योंकि अतीक अहमद कौन था? वो एक ऐसा गैंगस्टर था जो उस इलाके की सियासत का बादशाह बन चुका था, सियासत का भी। 5 बार विधायक बना, 1 बार सांसद बन गया था। उसके ऊपर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले चल रहे थे तब भी। ऐसे वैसे मामले नहीं, कत्ल के आरोप थे, उगाही के मामले थे, अपहरण के आरोप थे। अतीक वो शख्स था जिसके बारे में वहां के लोग कहते थे कि वो मुश्किलों को हमेशा के लिए खामोश कर देता था। तो जब राजू ने अशरफ को हराया तो यह सिर्फ हार नहीं थी, अशरफ की हार नहीं थी, वो अतीक की पर्सनल बेइज्जती थी। और अतीक बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता था। फिर कहानी में एंट्री हुई पूजा पाल की। पूजा एक गरीब परिवार की लड़की जो अपने पिता की मदद के लिए छोटी मोटी नौकरियां करती थी। कहते हैं अस्पताल में काम करते वक्त पूजा की मुलाकात राजू से हुई और कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। 16 जनवरी 2005 को, तारीख नोट करने की है, 16 जनवरी 2005 को उन्होंने सादगी से शादी की। मगर शादी के सिर्फ 9 दिन बाद, 16 जनवरी को शादी हुई, 25 जनवरी 2005 को राजू अपनी गाड़ी में स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल से घर जा रहे थे जब धूमनगंज इलाके में उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। अतीक के गुंडों ने दिन दहाड़े काफिले पर गोलियां बरसा दी। राजू और उनके 2 साथियों देवीदीन पाल और संदीप यादव तीनों को छलनी कर दिया। राजू को 18 गोलियां लगी। एक दूसरी गाड़ी जिसमें रुखसाना, सैफ उर्फ सैफुल्ला और ओम प्रकाश पाल थे, उन पर भी हमला हुआ जिसमें वो जख्मी हो गए। संदेश साफ था कि अतीक को ललकारोगे तो जान से कीमत चुकानी पड़ेगी। 25 साल की उम्र में पूजा विधवा हो चुकी थी, टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि वो राजू के सपनों को जिंदा रखेंगी, इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगी। बीएसपी ने उनकी हिम्मत देखी और मायावती ने राजू की खाली हुई सीट के लिए उपचुनाव में पूजा पाल को टिकट दे दी। लेकिन पूजा उस चुनाव में अशरफ से हार गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। 2007 के चुनाव हुए, वहां जीती। 2012 के चुनाव में उन्होंने इलाहाबाद पश्चिम सीट जीती और माफिया के खिलाफ एक मजबूत आवाज बनकर उभरी। लेकिन अतीक का साया हर कदम पर था। पूजा ने सरकारों पर इल्जाम लगाया कि वो अतीक को बचा रही हैं, उसे आजादी से घूमने दे देंगे। फिर 2019 में कहानी में आया नया मोड़। इलाहाबाद बन चुका था प्रयागराज। पूजा ने चौंका देने वाला कदम उठाया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई, यानी उस पार्टी में जिसने कभी अतीक को सांसद बनाया था। उनके समर्थक भी सोच में पड़ गए कि पूजा अपने पति के कातिल के पुराने दोस्तों के साथ क्यों गई। लेकिन शायद यह सियासत का खेल था जहां जिंदा रहने के लिए गठजोड़ जरूरी था। 2022 में पूजा ने कौशांबी की चायल सीट जीती और अपनी हिम्मत फिर साबित की। मगर अतीक अब भी बाहर था, पूजा की जिंदगी पर एक काले साए की तरह। 2023 में कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध और माफिया के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी। अतीक का साम्राज्य ढहने लगा, उसकी संपत्तियां तोड़ी गईं, पैसा जब्त हुआ, उसका गिरोह गिर गया। लेकिन फिर 24 फरवरी 2023 को राजू की हत्या के मामले में अहम गवाह और पूजा के भाई उमेश पाल की धूमनगंज में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। अतीक और अशरफ को इसका मास्टरमाइंड बताया गया, मगर उनका वक्त अब खत्म होने वाला था।
13 अप्रैल 2023 को अतीक का बेटा असद, जो उमेश की हत्या में वांटेड था, झांसी में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। 2 दिन बाद 15 अप्रैल को एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अतीक और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए पुलिस ले जा रही थी जब 3 लोग, लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण मौर्य, पत्रकार बनकर आए और पास से अतीक और अशरफ पर गोलियां बरसा दी। वो सीन तो सबने देखा। अतीक की पगड़ी उछल गई, गोलियों ने उसे और अशरफ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। हत्यारे वहीं पकड़े गए, लेकिन पूजा के लिए 20 साल का दर्द खत्म हुआ। 29 मार्च 2024 को लखनऊ की सीबीआई अदालत ने राजू पाल की हत्या के मामले में 7 लोगों, रंजीत पाल, आबिद, फरहान अहमद, इसरार अहमद, जावेद, गुल हसन और अब्दुल कवी को कत्ल और साजिश के लिए दोषी ठहराया। 6 को उम्र कैद और फरहान को आर्म्स एक्ट के तहत 4 साल की सजा मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 14 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में लंबी बहस के दौरान पूजा ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। उसने अपने विरोधी योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया, उनकी जीरो टॉलरेंस नीति के लिए, जिसने अतीक को जमीन में दफन कर दिया। उन्होंने अपने दर्द और अपनी लड़ाई की बात की और कहा कि हर कोई जानता है कि उनके पति का कातिल कौन था, और सीएम योगी ने उनकी पुकार सुनी। कुछ ही घंटों बाद पूजा पाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के लिए निकाल दिया गया समाजवादी पार्टी से। और इस कहानी में अगला मोड़ जो भी हो, एक बात पक्की है, प्रयागराज की गलियों में मोहब्बत, अदावत और सियासत की यह कहानी सालों से चली आ रही है, सालों तक गूंजेगी। 100 बात की एक बात। इधर पंजाब के फिरोजपुर में आतंकी हरविंदर रिंदा के गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने आतंकी हरविंदर रिंदा के 2 गुर्गों को गिरफ्तार करने का दावा किया। काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने उनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड और कई हथियार भी जब्त करने का दावा किया। पाकिस्तान विच बैठा हरविंदर रिंदा आईएसआई के इशारियां ते लगातार कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वहां के विदेश मंत्री इसहाक डार ने झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। इसहाक डार ने कश्मीर मुद्दे का जिक्र करते हुए दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की फौज ने जीत हासिल की थी। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरतापूर्ण योगदान के लिए वायुसेना के अधिकारियों को वीर चक्र से सम्मानित किया। इनमें वो फाइटर पायलट भी शामिल रहे जिन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक कुएं के अंदर से प्लास्टिक की 2 बोरियों में एक महिला का शव मिला। जिस किसी ने भी महिला के शव को देखा वो बुरी तरह सहम गया, क्योंकि प्लास्टिक की एक बोरी में महिला की गर्दन से कमर तक का हिस्सा था, जबकि दूसरी बोरी में कमर से जांग तक का हिस्सा भरा हुआ था। लेकिन डरा देने वाली बात यह रही कि महिला का ना तो सिर था और न ही हाथ पैर। मतलब यह कि महिला की हत्या के बाद बेरहमी से उनके शरीर के अंगों को काटा गया और फिर बोरियों में भरकर शव को कुएं में डाल दिया गया। गांव के लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम महिला की पहचान करने में जुट गई। लेकिन पुलिस के सामने महिला की पहचान करना किसी चुनौती से कम नहीं रहा, क्योंकि महिला का सिर गायब था और तो और महिला के दोनों हाथ और दोनों पैर भी पुलिस को नहीं मिले। तो महिला की डेड बॉडी मिली जो अज्ञात है, ये काफी पुरानी लग रही है। महिला का शव झांसी के टोडी फतेहपुर थाना इलाके में मौजूद किशोरपुरा गांव में मिला। गांव में रहने वाले विनोद पटेल नाम के किसान रोज की तरह फसल की रखवाली करने खेत पर गए थे, लेकिन खेत में बने कुएं से तेज दुर्गंध आ रही थी। विनोद ने झांक कर देखा तो कुएं के पानी में प्लास्टिक की 2 बोरियां तैर रही थीं। इसके बाद उन्होंने गांव के लोगों को जमा किया और फिर बोरियों को बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही बोरियां बाहर आईं, लोग बुरी तरह डर गए, क्योंकि दोनों बोरियों में एक महिला का शव 2 टुकड़ों में भरा था। एक बोरी में गर्दन से कमर तक का हिस्सा था, जबकि दूसरी में कमर से जांग तक का हिस्सा भरा हुआ था। हाथ, पैर और सिर गायब थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। और बड़ी खबर आई किश्तवाड़ में मची तबाही पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल को बचाव अभियान में केंद्र सरकार के हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। वहां बादल फटने के बाद मची तबाही में 45 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि
200 से ज्यादा लोगों की तलाश की जा रही है। सेना के सैकड़ों जवानों को रेस्क्यू के काम में लगाया गया है। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश की जा रही है। सौभाग्य की एक बात यह कि इतने सारे फ्लैश फ्लड क्यों आ रहे हैं? क्या होता है ये फ्लैश फ्लड? फ्लैश फ्लड मतलब अचानक जो बाढ़ आ जाती है वो इतनी सारी क्यों आ रही है? जैसे जम्मू में कई जगह आ गई, किश्तवाड़ में ये सब हो गया, कश्मीर में आ गई, हिमाचल में आ गई। ऊंचे पहाड़ों और तंग घाटियों में अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान से कोई ढेर सारी बाल्टियां पानी उड़ेल रहा हो। बारिश तो भले ही बादल फट जाने की से इतनी तेज होती हो, लेकिन तेज बारिश के बाद जमीन पर जो कुछ होता है और जो हम लोगों ने बना दिया है उसका भी इधर होता है नुकसान, असर होता है नुकसान पर। कुछ ही घंटों में चशोती गांव के पास की छोटी सी नदी एक तेज धारा बन जाती है। मचैल माता यात्रा की रास्ते के तंबू, पत्थर कुछ हिस्सों को बहा ले जाती है। उधर मेढर और पूंछ में नदियां उफान पर हैं, सड़कें डूब रही हैं, एक पैदल पुल टूट गया। इसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। इसे यानी ऐसा पानी का सैलाब जो बहुत तेजी से आता है, अक्सर कुछ ही घंटों के अंदर, और सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो ये फ्लैश फ्लड होता क्या है? फ्लैश फ्लड तब होता है जब बहुत सारा पानी कुछ ही घंटों में, आमतौर पर 6 घंटे से कम समय में, किसी जगह को डुबो दे। सोचिए जैसे आपके आंगन में कोई 10 बड़ी बाल्टियां पानी एक साथ डाल दे। पहाड़ों पर ढलान होती है, ये पानी रुकता नहीं है, तेजी से बहता है। जैसे सड़क पर अचानक नदी आ जाए, ये खतरनाक है क्योंकि ये इतनी जल्दी आता है कि भागने का समय ही नहीं मिलता। कार, पेड़, घर सब बहा ले जाता है। और फ्लैश फ्लड आने के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन फ्लैश फ्लड का सबसे बड़ा कारण होता है एक साथ बहुत सारी बारिश हो जाए। किश्तवाड़ में जैसी मूसलाधार बारिश हो गई जिसमें शायद 50 से 100 मिलीमीटर बारिश 2 घंटे में गिर गई, ऐसा बता रहे हैं। मतलब ऐसे समझिए कि हर स्क्वायर मीटर जमीन पर 5 से 10 लीटर पानी, यानी हर कदम पर एक छोटी बाल्टी जितना पानी हो गया। इस बारिश ने चशोती में फ्लैश फ्लड ला दिया, जिसने मचैल माता यात्रा के तंबू बहा दिए, पहाड़ ही खिसक गया। ऐसी बारिश कई और जगह हो गई, किश्तवाड़ में हो गई, मेढर में हो गई, पूंछ में ऊंचे पहाड़ और तंग घाटियां हैं। इन सब जगहों पर जो फ्लैश फ्लड को और बुरा बनाते हैं। सोचिए अगर आप पानी को एक सपाट मैदान पर डालेंगे तो वो फैल जाता है, लेकिन एक ढलान वाली स्लाइड पर डाल दो तो वो तेजी से नीचे भागता है। इन इलाकों में पहाड़ों की ढलान 30 डिग्री या उससे ज्यादा है, यानी बहुत खड़ी ढलान है। यहां बारिश का पानी तेजी से नीचे आता है और तंग घाटियों में, जो शायद 200 मीटर ही चौड़ी हो, ठहर नहीं पाता। चशौती में यही हुआ, पानी ने यात्रा का रास्ता ही डुबो दिया। मेढर में जमीन ने पानी को नदी में धकेल दिया, जो 1 से 2 मीटर तक बढ़ गई। नदी 1 से 2 मीटर ऊपर हो गई। चतराल का पैदल पुल तोड़ दिया। पूंछ में भी यही हुआ, पानी नीचे की जमीन पर जमा हो गया। अगर जमीन पहले से गीली हो या पथरीली हो तो वो पानी नहीं पीती। मतलब जैसे पानी को प्लास्टिक की मेज पर डाल दो तो वो बह जाता है, लेकिन रेत पर डालोगे तो वो कुछ सोख लेगी। पहाड़ों में जहां पथरीली जमीन होती है वहां ऐसी बारिश हो जाए तो वो 2-3 मिलीमीटर पानी ही सोखती है। बाकी 50 मिलीमीटर से ज्यादा पानी जो आया वो नदियों में चला जाता है, क्योंकि पत्थर है। और अगर पहले की बारिश ने जमीन को गीला कर दिया हो तो 20-40 मिलीमीटर बारिश सीधे नदियों में चली जाती है, क्योंकि वहां तो जो सोखेगी क्या, पहले ही जमीन गीली है। और इससे आ जाता है फ्लैश फ्लड। कभी कभी बेतरतीब कंस्ट्रक्शन जो कर रखी है हमने पहाड़ों पर, वो फ्लैश फ्लड को और खराब कर देती है। जैसे अगर आप नदी के रास्ते में सड़क बना दो, घर बना दो नदी के रास्ते में, बरसाती नदी मान के कि ये तो पानी कभी कभी आएगा, तो ये पानी रुक जाता है और फिर उफान मारता है। मेढर में पैदल पुल टूट गया चतराल का, क्योंकि बारिश का पानी तंग जगहों में फंस गया, शायद पास की सड़कों या कंस्ट्रक्शन की वजह से। ऐसी जगहों पर गलत तरीके से बनी चीजें पानी को रोकती हैं, जिससे फ्लैश फ्लड 1 मीटर तक गहरा हो सकता है, यानी घुटनों तक या उससे ऊपर तक। और यह फ्लैश फ्लड तेजी से आता है, मिनटों में आ जाता है। पानी 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहता है। इनमें कीचड़ होता है, पत्थर होता है, लकड़ियां होती है, जो इसे और खतरनाक बना देती है। तो बारिश एकदम से तो आई, शायद बादल फटने से एकदम से बारिश आई, लेकिन जमीन पर आने के बाद का जो खेल होता है फ्लैश फ्लड का, नुकसान उससे ज्यादा होता है।
100 बात की एक बात। इधर यूपी के इटावा में अवैध हथियार खरीदने के मामले में एक मस्जिद के इमाम समेत 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के आरोप में एक मस्जिद के इमाम समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुरादाबाद के रहने वाले इमाम अकबर अली ने अवैध पिस्तौल खरीदने के लिए कुछ लोगों से 61,000 में डील की थी। दावा किया गया कि उन्हें पिस्तौल की जगह तमंचा दे दिया गया था। इस पर उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी थी। मुख्य अभियुक्त है डेविड सोनी, उस पर चोरी, लूट और गैंगस्टर सहित कुल 14 अभियोग पंजीकृत हैं। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई। पुतिन और किम जोंग उन के बीच ये बातचीत पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात से ठीक पहले हुई। अमेरिका से टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी पर चल रही तनातनी के बीच चीन ने भारत और चीन में सहयोग बढ़ाने की वकालत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि भारत और चीन एक दूसरे की मदद से सफलता की नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। उधर पश्चिम एशिया के देश सऊदी अरब के कई प्रांतों में लगातार हुई भयंकर बारिश के बाद बाढ़ आ गई। वहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई और उसके बाद सऊदी अरब के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। इसके साथ ही लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दे दी गई, क्योंकि सऊदी अरब की सड़कों पर उफनता सैलाब बहता दिखाई दिया और पानी की तेज लहरें सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों को बहाकर अपने साथ ले जाने पर आमादा दिखीं। वहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया और इस दौरान भारी बारिश भी होती दिखाई दी। कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई कि सड़क के बीच बना डिवाइडर तक डूब गया। सऊदी अरब के मक्का प्रांत के ताइफ इलाके में तो लोगों का घरों से निकलना ही मुश्किल हो गया। वहां हुई मूसलाधार बारिश ने सड़कों का नामो निशान मिटाकर रख दिया। दूर से देखकर ऐसा लगा जैसे ताइफ इलाके में कोई नदी घुस गई हो। लेकिन बारिश और बाढ़ के बीच कई गाड़ियों के साथ लोग भी वहां से गुजरते रहे। वहां के मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिमी सऊदी अरब में बारिश की वजह से अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से प्रशासन के निर्देशों को पालन करने की अपील की गई। और इस सब के बीच दक्षिण कोरिया में भी मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने कई हिस्सों में हाहाकार मचा दिया। वहां बाढ़ की वजह से 1000 से ज्यादा लोग अपने मकान छोड़ने को मजबूर हो गए, जबकि सैलाब की चपेट में आने से एक व्यक्ति को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। क्योंकि भयंकर बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि कई रिहायशी इलाके बाढ़ के पानी में समा गए। वहां एक शॉपिंग मॉल के अंदर तेज रफ्तार में पानी घुसता दिखाई दिया। उस शॉपिंग मॉल में लगे एस्केलेटर के ऊपर खौफनाक लहरें बहती दिखीं और ऐसा लगा जैसे पानी की तेज धार वहां बनी दीवारों को कुछ ही सेकंड में तबाह कर देगी। शॉपिंग मॉल के बाहर तो और भी डरावना मंजर दिखाई दिया। वहां खड़ी कई गाड़ियां बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब गईं। दूर से देखने पर उनकी सिर्फ छतें ही नजर आईं, जबकि सड़कों पर घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया और जगह जगह पर उफनता सैलाब बहता रहा। इसी बीच अपनी जान जोखिम में डालकर लोग रास्ता पार करते दिखे और कई गाड़ियां भी वहां से गुजरती रहीं। दक्षिण कोरिया के ख्योंकी प्रांत में लगातार हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। इससे ख्योंकी प्रांत के फाचू और खिम्फो समेत कई दूसरे इलाके डूब गए। वहां बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में मकानों के अंदर पानी घुस गया और 1000 से ज्यादा लोगों को अपने मकानों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। क्योंकि प्रांत में बारिश और बाढ़ के बाद पहाड़ खिसकने की चेतावनी जारी कर दी गई। इधर बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान मृत बताए गए मंटू पासवान नाम के व्यक्ति पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए। उनके मुताबिक चुनाव आयोग की तरफ से हुए वोटर लिस्ट रिवीजन में उन्हें मरा हुआ बताया गया और उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और इस लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने की कोशिश शुरू कर दी। और इसके तहत वो पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए और वहां जाकर अपने जिंदा होने का सबूत दिया। आरा के रहने वाले मंटू पासवान के मुताबिक वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद चुनाव आयोग की तरफ से वोटरों की जो लिस्ट जारी की गई उसमें उन्हें मरा हुआ बताया गया था। इसके साथ ही उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था, यानी वो चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे। उन्होंने इसे आयोग की बड़ी गलती बताया और इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े किए। कागज में हमको ब्लैक लिस्ट कर दिया तो हमको तो घाटा होगा, गवर्नमेंट का इसमें फायदा है। इस मुद्दे पर कुछ रोज पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। इस दौरान मंटू पासवान के अलावा बिहार के कुछ और लोग भी सुनवाई में मौजूद थे, जिन्हें इस नई लिस्ट में मरा हुआ बताया गया था। और इसके बाद ही मंटू पासवान चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा सके। लेकिन वहां उन्हें जानकारी दी गई कि ये दफ्तर से नहीं बल्कि BLO यानी
बूथ लेवल ऑफिसर के स्तर पर ठीक होगा, जिन्हें वोटर लिस्ट रिवीजन का जिम्मा सौंपा गया था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान आधार कार्ड को स्वीकार करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान पहचान बताने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने का आदेश दिया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र के पुणे की स्पेशल कोर्ट में दाखिल की गई याचिका वापस ले ली गई। एक रोज पहले राहुल गांधी के वकील ने उनकी जान को खतरा बताते हुए कोर्ट में याचिका दी थी। हालांकि बाद में कांग्रेस ने यह जानकारी दी थी कि राहुल गांधी की सहमति के बिना याचिका दाखिल की गई थी। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने दावा किया कि चारों बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। बदमाशों के पास से पुलिस ने हथियार, गोलियां और चोरी का एक ट्रैक्टर बरामद करने का दावा किया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है और जो 3 बदमाश थे उनको दौड़ा करके पुलिस ने पकड़ लिया। इधर उत्तराखंड में जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की। उत्तराखंड में जिला पंचायत की 12 से 10 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय निकाय चुनाव में हुई जीत को बीजेपी की नीतियों में लोगों के भरोसे का सबूत बताया। जिला पंचायत के साथ हुए नगर निकाय के चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी। पंचायत चुनाव ही नहीं बल्कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी बीजेपी ने 70% सीटें अपने नाम की, जबकि ग्राम प्रधान की 85% सीटें बीजेपी के खाते में आईं। उधर ताइवान में आए तूफान से भयंकर तबाही मची। ताइवान में भयंकर तूफान से हाहाकार मच गया। तूफान ताइवान के पूर्वी तट से टकराया और इसके बाद वहां तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। कई इलाकों में बाढ़ का संकट बढ़ गया। ऐसे में वहां की सेना ने खतरे वाले इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। जुलाई में थोक महंगाई दर घटकर -0.58% पर आ गई। ये पिछले 25 महीनों का सबसे निचला स्तर रहा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खाने पीने की चीजों की कीमतों में आई गिरावट की वजह से थोक महंगाई दर में लगातार दूसरे महीने गिरावट देखी गई। भारतीय शेयर बाजार सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स 58 अंक चढ़ा तो निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 24,631 पर पहुंच गया। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली का माहौल रहा। इसकी वजह से निवेशकों की संपत्ति करीब 83,000 करोड़ रुपए डूब गई। सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, ऑयल एंड गैस और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में रही, जबकि आईटी, बैंकिंग और फार्मा इंडेक्स चढ़कर बंद हुए।